अरबों रुपए का इजाफा होना शुरू हो जाए तो पूछेंगे तो सही ना कौम के किधर से पैसा आया। वो ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि चोरी का पैसा है, इसलिए इनको बाहर भेजना पड़ता है। और याद रखें जब बाहर भेजते हैं, और मैं ये बार बार आपको इसलिए बताता हूं कि जब आपका मुल्क का पैसा चोरी करके, जिस तरह ये टीटी केस है शहबाज शरीफ का और बेटों का, कि ये पूरी एक गाड़ी में पैसा, पहले वहां से इनके मॉडल टाउन के घर से वो गाड़ी में पैसा रखा जाता था, फिर पुलिस गार्ड लेके जाती थी हुंडी और हवाले, जिधर से ये पैसा डॉलर में चेंज होता था और फिर बाहर भेजते थे। और फिर जो पैसा पाकिस्तान मंगवाना हो तो वो एक उन लोगों के नाम पे लेके आते थे जो कभी पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गए। मसलन और जरदारी भी यही करता था, तो वो पापड़ वाला और चीनी वाला और ये वो लोग उनके पासपोर्ट लेते थे और कहते थे जी इन्होंने बाहर से रेमिटेंसेस भेजी है। तो खुद ही कानून बनाया था 1992 में कि जी अगर बाहर से कोई पैसा भेजेगा तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और ये हुदैबा पेपर मिल भी यही केस था, जरदारी का भी यही केस है, वो जो फेक अकाउंट्स का इनके भी यही केस है। तो ये वहां से उन्होंने पैसे बाहर, पहले चोरी करके चोरी का पैसा बाहर, रेमिटेंस से वापस जिसकी जरूरत है, बाकी पैसा इनका बाहर पड़ा है। जो इनका ज्यादातर माल है ये दोनों बड़े बड़े खानदानों को, ये बाहर पड़ा हुआ है पाकिस्तान से, और बड़ी शान और शौकत में वहां रहते हैं। और ये इस मुल्क का अलमिया है कि ये हर थोड़ी देर के बाद इनको एनआरओ मिलता है, फिर वापस आते हैं, फिर लूटते हैं, फिर पैसा बाहर ले जाते हैं। और ये आपके सामने हो रहा है इस वक्त, ये जो तमाशा है कि सारे जनाब लंदन की तरफ देख रहे हैं, चोर बैठ के फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। यानी मुझे हैरत होती है कई दफा कि ये जब हम तो ये वहां से पैसे बाहर हमने पहले चोरी करके हम ये सोचते हैं कि ये अल्लाह, ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं कि किसी भी दुनिया के मुल्क में, ये मुझे कोई बता दे, मैं बरतानिया में पता नहीं कितने 20-30 साल गुजारे हैं, कोई सोच सकता है वहां की इस तरह की चीज हो? कोई सोच सकता है कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर की बाहर प्रॉपर्टीज पड़ी हो, और अगर पड़ी हो तो वो एक दिन भी ऑफिस में रह सकता है जब तक जवाब ना दे? कोई सोच सकता है कि मुल्क के बाहर प्राइम मिनिस्टर आए, बाहर भाग जाए जब उसका एहतसाब हो, वापस आके फिर ऊपर बैठ जाए, केसेस माफ हो जाए, और फिर जब उसको फिर पकड़ने लगे फिर बाहर भाग जाए और कौम के फैसले बाहर से करे? ये सारी कौम जरा सोचे इसके ऊपर कि इसका कोई मुहज्जब माशरे के अंदर इस तरह की मिसाल नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि जी आर्मी चीफ के, मेरे ऊपर भी एक दो इल्जाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाजा कर दिया उसका, आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाजा नहीं किया। मैं तो कहता हूं जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए, फिर से ना मुझे अपना कोई जज चाहिए, ना मुझे कोई अपना आईजी चाहिए, ना मुझे अपना कोई नैब का हेड चाहिए। मुझे तो बेहतरीन मेरिट के ऊपर लोग चाहिए, इनको चाहिए। हर आदमी इनका अपना होना चाहिए। अब पिंडी इस्लामाबाद का शहबाज शरीफ ने आईजी बनाया, इसको सजा होने वाली थी सेफ सिटी केस में, इस आईजी को इसको सजा होने वाली थी, इसने उठा के उसको आईजी बना दिया। क्यों बनाया इसको? क्योंकि वो करप्ट है, वो अब इसकी खिदमत करेगा, वो इसका हर नाजायज काम करेगा। इसलिए इस तरह मुल्क तबाह होते हैं कि इदारों के ऊपर लोगों को इसलिए नहीं लेके आते कि वो मेरिट पे और मुल्क का फायदा होगा और इदारे को मजबूत करेगा। उनको इसलिए लेके आते हैं कि ये इनके गलत काम करेंगे, और यही इन्होंने करवाया आज तक। अदलिया के अंदर इन्होंने डंडे मार के, जब चीफ जस्टिस सुजाद अली शाह जैसा दयानतदार जज को जब भगाया वहां से और फिर पैसे रिश्वत देके उसको जब हटाया, तो ये इसलिए नहीं कि इनको कोई फिक्र थी कि पाकिस्तान की अदलिया ठीक काम नहीं कर रही, इसलिए कि वो इनके नीचे नहीं थी, इनकी गुलामी नहीं कर रही थी, इनके गलत कामों के ऊपर गुलाफ नहीं डाल रही थी, छुपा नहीं रही थी। तो जब जिन लोगों की पूरी तारीख ही ये हो, तो वो लोग पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला करेंगे लंदन में बैठ के। और मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, जो इनके हैंडलर्स हैं, क्या उनको फिक्र नहीं है पाकिस्तान की? क्या उनको नहीं समझ आ रही है क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? क्या उनको तब नहीं समझ आ रही थी जब ये एक चोरों के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा था कि उन्होंने मुल्क के साथ करना क्या है?
जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, उनको फिर से जब मुसल्लत किया उन्होंने, तो क्या उनको यह नहीं नजर आ रहा था कि उन्होंने करना क्या मुल्क के साथ? तो ये जो हो रहा है ये होना था, क्योंकि उन्होंने माजी में भी यही किया है। मैं ये सवाल पूछता हूं कि कौन जिम्मेदार है इसका कि जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे हम, जब अदम एतमाद से पहले मार्च के अंदर जो पाकिस्तान था, मुझे वो बताएं। आज पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से पूछें, पाकिस्तानी किसानों से पूछें, पाकिस्तान के मजदूरों से पूछें कि वो किस तरफ पाकिस्तान जा रहा था। 17 साल के बाद हमारी बेहतरीन मुल्क के अंदर दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं। तीसरे साल में 5.7% हमारी इकॉनमी ग्रो की, और चौथे साल में 6%। और इंशाअल्लाह अगर हमें यह साजिश के तहत ना हटाते, हमने 7% पे जाना था। जो तेल का था, जो असल हमें झटका पड़ा था तेल का, तेल की कीमतें तो नीचे आ गई हैं। तो हमने जो अपने लोगों को महंगे डीजल और पेट्रोल से बचाया था सब्सिडाइज करके, वो हम यही सोच रहे थे कि हम रूस से सस्ता तेल लेंगे, और दूसरी चीज हम और चीजों से पैसा निकाल के, यानी और अपनी डेवलपमेंट फंड से पैसा अवाम को सब्सिडाइज करेंगे ताकि बोझ ना पड़े अवाम पे, ताकि महंगाई ना हम रोक के रखें। इन्होंने आते साथ ही पहले तो इन्होंने महंगाई आसमानों पे चली गई। हमारी 15 से 16 तक गई है हमारी महंगाई हमारे दौर में, और इन्होंने शोर मचाया हुआ था। यहां 27% है आज महंगाई। 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है आज पाकिस्तान में। और इन्होंने, इनकी वजह से, क्योंकि ये इकोनॉमी नहीं हैंडल कर सके, आज रुपया इनके दौर में तकरीबन 39 रुपया गिरा है, 49 रुपया डॉलर महंगा हुआ है। इनके दौर के अंदर आज पेट्रोल डीजल की कीमतें किधर हैं? हमारे दौर में किधर थी? इनके दौर में बिजली की कीमत आज किधर गई है? जो आज लोगों से पूछे कि जो उनको बिजली के बिल आ रहे हैं, अभी जो गैस की शॉर्टेज आने वाली है और जो गैस की कीमतें हैं ये सर्दियों में, इनके दौर में आज देखना अब किधर आ रही हैं, जो इन्होंने IMF से मान चुके हैं। तो मैं सवाल यह है कि हमारे दौर में भी IMF था, हमारे दौर में भी कोरोना की वजह से महंगाई थी, आलमी महंगाई थी, लेकिन वो दौर देख ले मार्च का और ये आज देख लें, 6 महीने में ये मुल्क किधर पहुंचा है। आज वो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर से पूछ ले कि उनका क्या हाल हुआ है। आज वो मोटर वाले कितनी कारें बिक रही हैं, वो आज देख ले क्या हाल हुआ है। इंडस्ट्री जो तारीखी, हमारे सालों के बाद हमारी इंडस्ट्री तेजी से ऊपर जा रही, तकरीबन 26%, वो आज 0 पे पहुंच गई है। इसके अलावा इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी। फैसलाबाद में 8 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, वही फैसलाबाद जिधर मजदूर नहीं मिल रहा था मार्च के अंदर। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि ये क्या, ये जो हैंडलर्स लेके आए हैं और ये जो आज तमाशे हो रहे हैं पाकिस्तान से, कौन जिम्मेदार है इसका? किसने जवाब देना है इसका? कौन बताएगा कि ये कौम को किधर से किधर ले गए हैं? आज पाकिस्तान के पास जो दौलत में इजाफा हो रहा था वो हो ही नहीं रहा। ग्रोथ रेट का मतलब कि दौलत में इजाफा होता है। जब ग्रोथ रेट नीचे आता है, और ये आप ये सोच रहे हैं कि अब ये पहुंच जाएगा 6% जो हमारे दौर से, अब ये पहुंच जाएगा तकरीबन 1% से भी कम। जब दौलत के अंदर इजाफा कम होगा तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमने कर्जे तो देने हैं, कर्जे लिए हुए हैं, कर्जों की किस्तें वापस करनी है। तो जब हमारी दौलत में इजाफा ही नहीं हो रहा तो कर्जों की किस्तें कैसे वापस करेंगे? किधर से पैसा आएगा? आज यह हाल हो गया है कि हमें कर्जे लेने पड़ते हैं कर्जों की किस्तें वापस करने पे। तो कर्जों में डूबता जा रहा है मुल्क, और जो दौलत बढ़ रही थी वो अब बढ़ नहीं रही। दौलत के अंदर इजाफा होगा तो कर्जे वापस करेंगे, वो तो अब नीचे जा रहा है। हमारी टैक्स कलेक्शन नीचे जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते थे वो नीचे जा रही हैं। तो इस दौलत नीचे जा रही है मुल्क की। तो ये किसने, कौन जिम्मेदार है इसका कि इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया? ये कौम सवाल पूछेगी। तारीख ये चीज नोट कर रही है कि ये जो हुआ है इस मुल्क के साथ, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके। और ये जो समझते हैं कि लोगों के मुंह बंद करके, लोगों के सहाफियों को जो अरशद शरीफ से किया है, जो इस वक्त कौम
शौक में है कि जो अरशद शरीफ से किया गया है। कौम सवाल पूछ रही है कि क्या ये तरीका मुल्क को चलाने का कि पहले इन चोरों को लेके आओ, उसके बाद लोगों को कहो हजम करो ये, क्योंकि हमने फैसला कर लिया अब ये आपके ऊपर बैठेंगे, और जब कौम नहीं माने तो उनको मारो, सहाफी नहीं माने तो उनको डंडे मारो, उनको तशद्दुद करो, उनको बाहर भिजवा दो, और ये जो कत्ल करवा दो जो अरशद शरीफ से किया है। फिर आजम स्वाति जैसे लोग जो उससे किया इन्होंने कि उसने कोई तनकीद कर दी, वो कौन सी उसने इतनी बड़ी क़यामत थी कि उसको नंगा करके बच्चों के सामने पहले मारो, फिर नंगा करके तशद्दुद करो, और फिर जो वीडियो दी है, यानी इससे तो कोई सारी आज कौम दंग है कि कोई इतना भी नीचे गिर सकता है कि किसी को ब्लैकमेल करने के लिए आप मियां बीवी की वीडियो डाल दें। यहां हम गिर गए हैं सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं हम इन चोरों को तस्लीम कर लें। और इसलिए मैं आज सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि देखें, ये एक फैसला कुन वक्त है हमारी तारीख का। आपने सब ने शिरकत करनी है। ये इमरान खान की तहरीक नहीं है, ये आपकी तहरीक है। और यहां हमारा नौजवान, मैं खास नौजवानों, 68% पाकिस्तान की कौम 28 साल की उम्र से कम है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप में शऊर आ चुका है। आप ये समझ जाएं कि जो कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होती, जो कौम गुलाम होती है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। वो सारी दुनिया में ठोकरें खाती है। हरे पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं होगी। दुनिया आपको और नजर से देखेगी कि गुलाम कौम कभी ऊपर नहीं, उसकी परवाज ऊपर नहीं होती। गुलाम कौम सिर्फ इंसाफ से आजाद होती है, और यह हकीकी आजादी की तहरीक है ही इंसाफ लेने के लिए। जब तक हमारे हकूक नहीं मिलते, इंसाफ हमें नहीं मिलता, हमारी अदलिया हमारे हकूक की हिफाजत नहीं करती ताकतवर से, जब तक ताकतवर कानून में नहीं आता, कानून के नीचे नहीं आता, जब तक इस मुल्क की जो पोटेंशियल है, जो अल्लाह ने इस मुल्क में सलाहियतें दी हैं, जो असासे दिए हुए हैं इस मुल्क को, जो नेमतें बख्शी हैं, वो सिर्फ तब ऊपर आएंगी जब इस मुल्क में इंसाफ होगा, कौम आजाद होगी। आजाद कौम में ही हकीकी जमहूरियत आती है, और उसके बाद खुशहाली आती है। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस मुल्क से। अल्लाह ने सब कुछ दिया इस मुल्क को, लेकिन इसके लिए सबको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, आजादी प्लेट में रख के कोई नहीं देता। जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती है। आजादी छीननी पड़ती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।